नाज़रीन, आज एक बार फिर अजीम फतह के मनाज़र देखे गए हैं। आज एक बार फिर फलस्तीनी कैदियों की रिहाई हुई है और आज पहली बार जो हमास के लीडर्स हैं वो भी रिहा हुए हैं। दूसरी तरफ ट्रंप और साउथ अफ्रीका जो है वो इस वक्त आमने सामने आ गए हैं। ट्रंप जो है वो साउथ अफ्रीका के ऊपर समझ लें कि हमलावर हो गया है और उसका कसूर यह है कि जो साउथ अफ्रीका इजराइल के खिलाफ आलमी अदालत के अंदर गया और जो मुकदमा उसने चलाया, तो उसकी सजा के तौर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब ट्रंप ने जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया है। तो यानी कि ट्रंप अब इत्तेहादी मुल्कों से निकलकर बाकी मुल्कों की तरफ, खासकर जो ब्रिक्स फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके खिलाफ बढ़ रहा है। अब इंडिया के खिलाफ भी ट्रंप बयान दे चुके हैं और ब्राजील और अब साउथ अफ्रीका एक प्रॉपर समय लेके वहां पर जना एक हार्श पॉलिसी का आगाज कर दिया गया है और आगे से साउथ अफ्रीका का सख्त तरीन रद्दमल आया। साउथ अफ्रीका ने कहा है कि हम फलस्तीन का साथ नहीं छोड़ेंगे और पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, जो भी इकदाम वहां से उठाए जाएंगे, बल्कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसकी सप्लाई भी अमेरिका को हम बंद कर देंगे। दूसरी तरफ पेंटागन ने ट्रंप ने मजीद असलहा की जो सप्लाई है वो इजराइल को अप्रूवल दे दिया। $7 बिलियन का जो असलहा है वो इजराइल को सप्लाई किया जा रहा है। तो एक तरफ आप देखें, आलमी अदालत जिसने सिर्फ वारंट जारी किया उसके ऊपर सैंक्शन लगा दी और जिन्होंने जेनोसाइड की है उसको मजीद असलहा दे रहे हैं। ईरान के ऊपर सिर्फ इस बात के ऊपर सैंक्शन लग जाती हैं कि उसको फलां मुल्क जो है वो असलहा ना दे, हालांकि किया उसने कुछ भी नहीं है, या बाकी मुल्क हैं उनके ऊपर सिर्फ असलहा लेने के ऊपर सैंक्शन लग जाती हैं। यहां पर इन्होंने जेनोसाइड की है, उसको मजीद असलहा दिया जा रहा है। तो आप देखें तो ये जो आलमी साम्राज्य निजाम है ये अपने दिन गिन रहा है, अब इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। यानी इतना तजाद और मॉडर्न, अब देखें ना, मीडिया है, सारे दुनिया देख रही है, ये माजी तो नहीं है, हम 100 साल पीछे तो नहीं है, सारी दुनिया, खुद अमेरिकी जो सोसाइटी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। अभी ताजा तरीन आप देखें जो ट्रंप के सारे प्लान हैं उसको अमेरिकी मीडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यूरोपीय मीडिया जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो वो तो ओवरऑल जो है ना, आप देखें कि ये आलमी जो साम्राज्य निजाम है बेसिकली ये अपने दिन गिन रहा है और जितना ट्रंप इजराइल के साथ जाता चला जा रहा है उतना ज्यादा डैमेज इस एम्पायर को होता चला जा रहा है। अच्छा, तो आगाज हम नजर करते हैं जो फलस्तीनी कैदियों की रिहाई हुई है। एक और प्रिजनर एक्सचेंज राउंड हुआ है और अजीम तरीन फतह के मनाजर देखे गए और अब की बार जो जिल्लत है ना सिर्फ इजराइल को उठाना पड़ी है बल्कि ट्रंप को भी यह जिल्लत उठाना पड़ी है। उसकी वजह यह है कि अब की बार रेजिस्टेंस ने कुछ ऐसी सेरेमनी रखी है जिसमें ट्रंप को रिस्पॉन्ड किया गया है। जो ट्रंप ने अभी मंसूबा, एक काबिल मजम्मत मंसूबा जिसको पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया और बाद में खुद ट्रंप को पीछे हटना पड़ा, तो ट्रंप को जवाब दिया है रेजिस्टेंस ने। एक ऐसी सेरेमनी उन्होंने इस बार रखी है। नाज़रीन, रेजिस्टेंस ने उस जगह पर कैदियों की रिहाई का जो स्टेज है सजाया जो पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर फलस्तीनी वहां पर मौजूद थे। तो एक पॉपुलेटेड एरिया के अंदर जहां पर बड़ी तादाद में फलस्तीनी जमा हुए तो सब ने मतलब एक मैसेज दिया ट्रंप को कि हम यहीं पर हैं और हमको इस जगह को, इस लैंड को जो कि हॉली लैंड है और इस तरह की लैंड पूरी दुनिया में, यानी ये एक्सचेंजेबल नहीं है और ये फॉर सेल नहीं है, इसको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, फिर आप देखें कि पिछले 2 हफ्तों से इजराइल जो है ना वो मुसलसल रेजिस्टेंस को ये कह रहा है कि वो प्रिजनर्स की जो रिलीजिंग सेरेमनी है वो ना करे, यानी खामोशी से प्रिजनर्स को हवाले करे। ये जो सेरेमनी रखी जाती है, मीडिया बुलाया जाता है, तस्वीर लगाई जाती हैं, फ्लैक्स लगाई जाती है, इजरायली कभी जो सीज्ड व्हीकल्स हैं उनका मुजाहरा किया जाता है, कभी इजरायली सीज्ड जो वेपन्स हैं उनको दिखाया जाता है। तो 2 हफ्तों से इजराइल रिक्वेस्ट कर रहा है, इजराइल जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है मीडिएटर्स के साथ और इजराइल जो है वो वार्न कर रहा है, धमकियां लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद रेजिस्टेंस जो है ना अपने मुताबिक। और देखें कि ये कितनी ज्यादा इजराइल के लिए जिल्लत और शिकस्त है, यानी इससे बड़ी और जिल्लत और शिकस्त क्या होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना हॉस्पिटल्स देखे, ना इबादत गाहें देखी, ना डॉक्टर्स देखे, ना एड वर्कर्स देखे। यानी आप देखें दुनिया में जितनी भी जंगें होती हैं कुछ ना कुछ एक ऐसा तबका होता है जिनको अमान हासिल होती है, हॉस्पिटल्स को अमान हासिल होती है, इबादत गाहों को अमान हासिल होती है, एड वर्कर्स को अमान हासिल, डॉक्टर्स नर्सेज इनको अमान हासिल होती है। लेकिन गजा के अंदर किसी शख्स को अमान हासिल नहीं थी, चाहे वो इवन आप देखें जो यूरोप और अमेरिका और कनाडा से एड वर्कर्स आए उनको भी अमान हासिल नहीं थी। तो ये वो लोग हैं जो आज इस तरह मिन्नतें कर रहे हैं रेजिस्टेंस की कि ये तकरीब ना रखो और कर, मतलब अगर इजराइल इसको बाय फोर्स रोक सकता होता तो अब तक रोक लेता। तो वो ऐसी पोजीशन में है कि रोक भी नहीं सकता बाय फोर्स और आगे अपीलें मिन्नतें कर रहा है। या तो वो लोग हो ना जिन्होंने कोई ज़ाब्ता, अखलाक, उसूल, इंटरनेशनल लॉ, किसी भी किस्म का
कोई लिहाज रखा हो। इन्होंने तो किसी किस्म का लिहाज नहीं रखा। अब इनको रेजिस्टेंस की उस सेरेमनी से भी तकलीफ है और उसको रुकवाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, तो इससे बड़ी जो है शिकस्त और क्या होगी। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो अब मतलब पिछले हफ्ते जो एक्सचेंज राउंड हुआ उसमें इन्होंने कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है। अभी हुआ है तो रेजिस्टेंस ने फिर भी सेरेमनी रखी है, यानी वो रुके नहीं है, वो अपने मुताबिक चीजों को लेकर बढ़ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि इजराइल का जो खौफ है वो खत्म हो चुका है। इस जेनोसाइड के बाद जो सबसे बड़ा एक चीज हुई है कि इजराइल का खौफ खत्म हो चुका है। एक इतनी बड़ी जेनोसाइड जो इंसानी तारीख की सबसे जालिमाना जेनोसाइड है, इससे ज्यादा इजराइल और क्या कर लेगा। पहले तो होता था ना कि इजराइल बमबारी कर देगा, इजराइल सप्लाई रोक देगा, इजराइल फला कर देगा। जो कुछ उसने कर दिया, यानी उसने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर ली है, उसने अपना सारा जुल्म और जबर इस्तेमाल कर लिया है। इससे ज्यादा इजराइल कुछ कर नहीं सकता है। तो उनका बेसिकली जो खौफ है, यानी पीछे कुछ बचा नहीं है कि इजराइल ने फलाना बम रखा हुआ है और वो अब की बार वो चला देगा, ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई जुल्म पीछे बचा नहीं है कि इजराइल अब वो कर देगा, इजराइल खाना बंद कर देगा, पानी बंद कर देगा, वो सब कुछ ऑलरेडी कर चुका है। तो इसलिए इजराइल का जो हैबत और उसका खौफ है वो खत्म हो चुका है। और ये जो सारी फतह है ये ताकत की फतह है, रेजिस्टेंस ने ताकत के जरिए हासिल की है। और इस जरिए से हासिल नहीं की है कि इजराइल ने एट द एंड किसी जाब्ते को माना है, नहीं, ये ताकत के जरिए ये फतह हासिल की गई है। इसलिए वो अपने अंदाज के अंदर इसको आगे मामलात को लेकर चल रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं। इजरायली ब्रुटैलिटी भी दिखा रहे हैं और इजराइल की जो डिफीट है उसको भी दिखा रहे हैं। तो आज रेजिस्टेंस ने ना सिर्फ इजराइल को ह्यूमिलिएट किया है बल्कि ट्रंप को भी ह्यूमिलिएट किया है। और इजरायली मीडिया का इसके ऊपर स्टेटमेंट जो आया है जरा देखिए। इट सीम्स दैट हमास चूज टू हैंड ओवर द प्रिजनर्स दिस टाइम इन अ पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया as a response to Trump, who claimed that Gaza Strip is completely destroyed and uninhabitable. ट्रंप ने कहा कि गजा तो रहने के लायक ही नहीं है और इनको डिस्प्लेस कर देना चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जाकर वहां से इजरायली कैदियों को जो है वो रिहा किया गया है और उसके बदले में फलस्तीनी कैदी रिहा हुए हैं और अपनी फैमिलियों से इस वक्त मिल चुके हैं, वेस्ट बैंक के अंदर पहुंच चुके हैं। वहां पर एक जश्न मनाया जा रहा है और साथ उन्होंने नाज़िर बताया है कि किस तरह के मजालिम से वो गुजरे हैं। हर जो राउंड में फलस्तीनी कैदी रिहा होकर आ रहे हैं उनकी एक तारीख है। पिछले राउंड में आप देखिए ज़करिया ज़ुबैदी पिछले हफ्ते रिलीज हुए थे। ज़करिया ज़ुबैदी जो है वो 20 साल से ज्यादा इजरायली जेल के अंदर थे और एक बार उन्होंने जो फ्रीडम टनल का ऑपरेशन किया था। तो हर एक की अपनी तारीख है। तो आज जो कैदी रिलीज हुए हैं उनकी अपनी तारीख है और हमास के लीडर्स भी इसमें शामिल है और वो बता रहे हैं कि इजराइल की जो जेलें हैं उसके अंदर उनके साथ क्या हुआ, कैसे जिंदगी गुजारी है। और वो भी हैं जो 40 साल के बाद रिहा हुए हैं। जरा देखिए, लाइफ इन द ऑक्यूपेशन प्रिजन वाज हेल। ये प्रिजनर्स जो अभी रिलीज हुए हैं उनकी स्टेटमेंट्स है कि जहन्नुम जैसी जिंदगी थी इजरायली जेलों के अंदर, वाज लाइक हेल। एक एक दिन जो है वो ऐसा था जैसे हम जहन्नम के अंदर रह रहे हैं। फिर इजरायली टॉर्चर भी करते हैं, स्टारवेशन भी करते हैं, यानी खाना नहीं देते, फिर जिस जगह पर रखा जाता है और मेडिकल जो सहूलियात है वो नहीं दी जाती। यानी आप दुनिया का कोई भी जुल्म किसी भी जेल का आप एज्यूम करें और वो इजराइल में होता है। इसलिए जब वो सीरिया वाला मामला चल रहा था और CNN बड़ा सीरिया की जेलों के अंदर जाकर बाद में जो साबित हुआ कि वो कितना फेक था, तो उस वक्त हमने कहा था कि अगर CNN को बहुत शौक है प्रिजनर्स में जाने, प्रिजन्स के अंदर जाने का, तो सीरिया के अंदर जो प्रोपेगेंडा था वो फेक साबित हुआ। जो CNN वो अमेरिका में वो चीजें तमाम फलस्तीनी कैदी जो रिहा हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि रिहाई से कुछ देर पहले, और अगेन अगर आप देखें तो ये क्या है, यानी फलस्तीनी कैदियों को रिहाई से पहले टॉर्चर करना, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि वो फलस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं करना चाहते लेकिन रिहा करना पड़ रहा है। जो तमाम रिकॉर्ड है आप 47 से 48 से आ जाए वो सारा यूनरवा के पास है। जो पहली माइग्रेशन हुई थी फलस्तीनियों की उसका सारा रिकॉर्ड भी यूनरवा के पास है कि कौन से फलस्तीनी कितने लाख कहां पर रहते हैं। तो जो फलस्तीनी रियासत बननी है तो मतलब ये इनके पास रिकॉर्ड है कि कौन सी फैमिली वापस आ सकती है। इसलिए यूनरवा को बंद करना चाहते हैं ताकि वो फलस्तीनी कभी वापस ना आ सके। अब नज़ीर जरा ट्रंप का एक नया स्टेटमेंट जो है वो गजा के हवाले से आया है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी नया स्टेटमेंट कुछ देर पहले आया, वी विल कंसिडर कंट्रोलिंग गाजा अ रियल एस्टेट डील। ये ट्रंप का अभी कुछ देर पहले का स्टेटमेंट है कि हम गजा को कंट्रोल करेंगे और इस अंदाज के अंदर करेंगे कि हम एक रियल एस्टेट डील करेंगे। यानी रियल एस्टेट
से मुराद आप समझते हैं प्रॉपर्टी की, जैसे हाउसिंग खरीदी जाती है, जैसे कोई कॉलोनी खरीदी जाती है, इस तरह प्रॉपर रियल एस्टेट डील के जरिए हम गजा को खरीदेंगे। तो ट्रंप बेसिकली खुलकर एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर सामने आ चुका है, यानी अब कोई चीज जो है वो पीछे बची नहीं है। और ये उसके नॉन सीरियस होने के, उसके एरोगेंट होने के और हकीकत से दूर होने के, मतलब इससे पीछे कोई एविडेंस बचा नहीं है। अब मसला यह है कि देखें, जो इसने 4 दिन पहले प्लान दिया, पूरी दुनिया इंक्लूडिंग अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन थिंक टैंक्स और यूरोपियंस, वो इस बात के ऊपर कर रहे हैं कि ट्रंप की बातें ऐसी लगती हैं कि जैसे वो कोई प्रॉपर्टी डीलर है। इस बात के ऊपर तनकीद हो रही है कि वो क्या बात कर रहा है, यानी दुनिया के हसास तरीन मामले को ऐसे डील कर रहा है जैसे वो प्रॉपर्टी डीलर है, जैसे वहां पर कोई हाउसिंग है उसको खरीद रहा है। ये तनकीद हो रही है। और आज चौथे दिन के बाद ट्रंप क्या बात कर रहा है, वो प्रॉपर अपने आप को फखरिया अंदाज में एडमिट कर रहा है कि हम वाकईतन प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर ही उसको खरीदेंगे, उसको एज अ रियल स्टेट डील देखेंगे। यानी दुनिया का हसास तरीन मामला, हॉलीलैंड, 100 साल का पीछे बैकग्राउंड, और देखें तो 2000 साल का पीछे बैकग्राउंड, और फिलिस्तीनियों की कुर्बानियां, मिलियंस ऑफ पीपल वहां पर हैं। सारी दुनिया इस मसले में लिपेटी जा चुकी है और यहां से ग्लोबल वॉर छिड़ने का खदशा है। और ट्रंप क्या कह रहा है, रियल स्टेट डील। तो अपने आप को फखरिया अंदाज के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर जो है वो पेश कर रहा है 4 दिनों की तनकीद के बाद। तो बात यह है कि टोटल फेलियर होगा ट्रंप को, जो इतने हसास इस अंदाज में दिख रहा है। देखिए, इतना बड़ा डायलेमा पेश हो चुका है, इतना बड़ा ग्लोबल क्राइसिस है। अगर वो इस मामले की ये अंडरस्टैंडिंग रखता है कि वो इसको ऐसे हल करेगा, आप इसका सोच सकते हैं कि इसमें कोई कामयाबी उनको नहीं मिलने वाली है। और ये इस बात का भी सबूत है कि अगर उसका थॉट प्रोसेस ये है तो इस तरह से डूबते इजराइल को वो बचाएगा। ऐसा बंदा थॉट प्रोसेस रखने वाला, मतलब जो हकीकत से दूर है, वो ना देख रहा है वहां पर रेजिस्टेंस मौजूद है, लोग मौजूद हैं, अरब्स के क्या मामलात इससे जुड़े हुए हैं, दुनिया के मामलात क्या इससे जुड़े हुए हैं, भाई हाउसिंग की तरह उसको खरीद लेंगे। तो ये टोटल फेलियर होगा। और इस तरह की जो पॉलिसीज हैं वो अमेरिका के अंदर जो डिफरेंशिएशन, अंदरूनी जो इख्तलाफात है, उसको भी हवा देंगे कि वहां पर पेंटागन वो परेशान होगा कि भाई ये क्या, मतलब ऐसी पॉलिसी जो हकीकत से दूर हैं। व्हाइट हाउस सारा साथ नहीं खड़ा होगा, मीडिया साथ नहीं खड़ा होगा, लोग साथ नहीं खड़े होंगे, मिलिट्री के अंदर इख्तलाफात आएंगे। तो अमेरिका के अंदर भी जो इस तरह की पॉलिसीज हैं ट्रंप की, वो इख्तलाफात बढ़ाएंगी। अब जरा बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के हवाले से। बहुत बड़ा मामला और इसका बहुत बड़ा रास्त इंपैक्ट है और ये मामला आगे बढ़ेगा। अब देख लें कि दुनिया में ये आगे फैल रहा है, कहां अपने इत्तेहादियों कनाडा, मैक्सिको से शुरू हुआ, अब ये पूरी दुनिया में ट्रंप का एक एक मुल्क जो है वो उसके साथ फटा पड़ रहा है। अब नाज़रीन, साउथ अफ्रीका के ऊपर सबसे बड़ा गुस्सा तो अमेरिका को यह है कि वो इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में क्यों गया है। दुनिया का कोई मुल्क इसराइल के खिलाफ नहीं जा सका, तो साउथ अफ्रीका की यह मजाल कैसी हुई कि वो इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत के अंदर चला गया। और साउथ अफ्रीका का जो केस है उसने बहुत इंपैक्ट डाला है, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है साउथ अफ्रीका को, बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है। और साउथ अफ्रीका के केस ही की वजह से आईसीजे के अंदर इनका केस था, जो दूसरी आलमी अदालत है आईसीसी, उसमें भी मुकदमा चला, जहां से फिर वारंट जारी हुए। तो साउथ अफ्रीका ने बहुत बड़ा किरदार जो है अदा किया है। तो असल गुस्सा इनको ये है। इसके अलावा नाज़रीन, 2 और इश्यूज हैं। एक तो यह है कि ईरान के साथ साउथ अफ्रीका ने ताल्लुकात अपने बढ़ा लिए हैं और उनके साथ मिलिट्री जो है ना रिलेशंस वो बढ़ाए जा रहे हैं। और दूसरा इसमें इशू जो है उसकी भी काफी अहमियत है और उसके ऊपर भी मामलात आगे चलेंगे। नाज़रीन, वहां पर आपको पता है कि एक ऐसी हुकूमत थी जिसमें यानी उन्होंने ब्लैक्स को गुलाम रखा हुआ था और वो सारी नेल्सन मंडेला की जो जदोजहद है वो आपके सामने है। तो वहां पर जब ये हुकूमत खत्म होती है, जो कॉलोनियल पावर थी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो खत्म होती है, तो फिर एक कानून वहां पर लाया गया कि जो व्हाइट पीपल हैं उनसे जमीन लेकर ब्लैक्स को दी जाएगी, यानी इक्वल किया जाएगा। पहले तो ब्लैक्स के पास कुछ था ही नहीं, तो फिर व्हाइट से लेकर ब्लैक्स को दी गई, यानी एक इक्वालिटी के ऊपर, बराबरी के ऊपर जो है वो उनसे इधर भी ट्रांसफर जो है वो की गई। और ये प्रोसेस आज तक जारी है, बहुत सारा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं ये अभी भी जो है वो जारी है। तो इसके ऊपर भी ट्रंप ने कहा कि ये तो साउथ अफ्रीका बहुत गलत कर रहा है और ये तो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस है और हम चुप नहीं बैठेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और एड भी उसके बाद जो है वो कट हो चुकी है। तो ये 2 और बड़े मसाइल हैं, लेकिन मेन वो है, अगर वो ना होता तो ये दोनों भी बहरहाल कवर अप हो सकते थे। अब जरा हेडलाइंस में आपके सामने रखता हूं, जरा सुनते जाइएगा। ट्रंप, साउथ अफ्रीका एक्यूज्ड इजराइल इंस्टेड ऑफ हमास ऑफ जेनोसाइड बिफोर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए इंटेंशंस का, इस सोच का, हकीकत से दूरी का अंदाजा लगाइए। वो कह रहा है कि साउथ अफ्रीका को तो हमास को करना चाहिए था एक्यूज, ये हमास ने जेनोसाइड की है। चलो वो ये तो मान रहा है कि जेनोसाइड फिर हुई है, लेकिन वो ये कह रहा है। अब जैसे हम देखें ना,
भाई ये कौन सी दुनिया में वो रहते हैं, और ये पुराना टाइम नहीं है, लोगों को हकीकत का पता है। अब वो ट्रम्प बार बार ये कह रहा है और उसकी टीम कह रही है कि जी गजा अनइनहेबिटेबल हो चुका है, वहां पर कोई बिल्डिंग सलामत नहीं है। तो वो बिल्डिंग्स जो गिरी हैं, जो गजा अनइनहेबिटेबल हुआ है, वो हॉस्पिटल जो तबाह हुए हैं, वो हमास ने किए हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं नेतन्याहू के साथ बिठा करके गजा तो तबाह हो गया, मलबे का ढेर बन गया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किया किसने है। तो अब वो कह रहे हैं जी जेनोसाइड का इल्जाम तो हमास के ऊपर लगना चाहिए था। फिर साउथ अफ्रीका हैज रिवाइटलाइज्ड इट्स रिलेशन विद ईरान to develop trade, military and nuclear arrangements. Trade, military and nuclear arrangements. और देखे ना, अब ये मुल्क इनको परवाह नहीं है कि अमेरिका सैंक्शन लगाएगा, क्या करेगा, वो आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर आगे बढ़ रहा है, ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं, ब्रिक्स नेशंस अपने ताल्लुकात को मजबूत कर रही हैं, ईरान ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स। एंड साउथ अफ्रीका's undermining of our foreign policy poses threats to the security of our nation, our African allies and partners and our interests. ये साउथ अफ्रीका की वजह से सबको खतरा है, हमारे इत्तेहादियों को। वो आपको पता है ना, जब ट्रंप हमलावर किसी पर होता है तो फिर वो दुनिया का सबसे बुरा बन जाता है, और अच्छा हो तो फिर इजराइल जैसा मुल्क भी बहुत अच्छा है। साउथ अफ्रीका हैज टेकन एग्रेसिव पोजीशंस टुवर्ड यूनाइटेड स्टेट्स एंड आवर एलाइज। अब ये कौन से एलाइज हैं? क्या बरतानिया के खिलाफ जाकर साउथ अफ्रीका ने कोई पोजीशन ले ली, एग्रेसिव पोजीशन जो वो बात कर रहे हैं, इजराइल है ना, तो इजराइल की बात कर रहे हैं कि बड़ी अग्रेसिव पोजीशन जो वो साउथ अफ्रीका ने ले ली है। यूनाइटेड स्टेट्स कैन नॉट सपोर्ट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट कमिटिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इंटरनली। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये अमेरिका बात कर रहा है ह्यूमन राइट्स की। वो दुनिया के सबसे बड़े जो है वो जालिम को साथ बिठाकर, और इधर ह्यूमन राइट्स, और यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स बॉडी से ट्रम्प साहब निकल गए, और इधर जनाब साउथ अफ्रीका को एक्यूज किया जा रहा है ह्यूमन राइट्स का। तो दुनिया मतलब क्या अब अमेरिका के इस लेक्चर को सुनेगी? अमेरिका क्या ह्यूमन राइट्स के ऊपर किसी बात को सुना जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये इन्होंने अपना सबसे बड़ा नुकसान किया है, और ये जो कुछ गजा में हुआ है इसके भी और रेपरकशंस, इसका फॉल आउट, इसका जो सारे आगे चीजें वो अभी आती रहेंगी। यानी जिस तरह सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपना जो सॉफ्ट इमेज है उसको तबाह कर दिया है। अब कोई ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो कौन सुनेगा उनकी बात? अच्छा बहरहाल, तो साउथ अफ्रीका का आगे से सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि हम कन्फ्रंट करेंगे, और उन्होंने तो कहा है हम रेयर अर्थ मिनरल्स इनके रोकेंगे। साउथ अफ्रीका थ्रेटन्स टू विदहोल्ड मिनरल्स एमिड यूएस एड कट। ये वो मिनरल्स हैं जो आगे टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के लिए ये मिनरल्स है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उधर से चाइना मिनरल्स रोक रहा है, इधर से साउथ अफ्रीका रोक रहा है, उधर से ग्रीनलैंड मिल नहीं रहा। तो ये जनाब सूरत हाल है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि हम फलस्तीन के साथ, मतलब उससे पीछे नहीं हटे, मतलब क्या ये हम आलमी अदालत से निकल जाएंगे, उससे पीछे केस वापस ले लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने तो ये कहा है कि हमारे पास हमारे प्रॉब्लम्स का हल मौजूद है, हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं। और इस बात को ज़हन में रखें, जो अभी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने चाइना का दौरा किया था, तो चाइना के प्रेसिडेंट ने क्या कहा था? चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा था कि आलमी अदालत के अंदर जो साउथ अफ्रीका गया है, हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, इसमें साउथ अफ्रीका के साथ खड़े हैं। तो चाइना की इतनी बात काफी होती है। उन्होंने कहा अप्रिशिएट करते हैं और साथ खड़े हैं। साथ चाइना ने यह कहा कि जो पैलेस्टीनियंस की आर्म्ड स्ट्रगल है अगेंस्ट इजराइल, वो लेजिटिमेट है। असलिया उठाकर इजराइल के खिलाफ लड़ना ये बिल्कुल सही बात है, ये लेजिटिमेट है। ये चाइना का स्टांस है और साउथ अफ्रीका। अच्छा, अब नजदीक एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अमेरिका में जो ट्रंप की पर्सनैलिटी है वो भी बहुत डिस्कस हो रही है। यानी ट्रंप कैसे सोचता है, आगे क्या क्राइसिस आने वाले हैं, अमेरिकी एम्पायर को ये और कितना डैमेज करेगा, इसराइल को इसके फैसले बचा नहीं सकते, ये वहां पर डिस्कस हो रहा है इन रेफरेंस विद ट्रंप पर्सनैलिटी, क्योंकि वो एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है ना। तो यूरोप में भी डिस्कस हो रहा है, ओवरऑल ग्लोबल मीडिया भी डिस्कस कर रहा है कि ट्रंप है क्या, ये क्या सोचता है, और इसके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो क्या है। दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि हर तरफ ट्रंप ही ट्रंप है, उसी के फैसले हैं, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, मजीद क्या फैसले होंगे। अब एक चीज तो अमेरिकी मीडिया ये डिस्कस कर रहा है कि ट्रंप एक ऐसा एरोगेंट शख्सियत है कि ये अपने इर्द गिर्द किसी कदावर शख्सियत को पसंद नहीं करता। यानी कोई इससे ज्यादा समझदार, कोई इससे ज्यादा लाइमलाइट वाला बंदा उसको ये पसंद नहीं करता। यानी ये अपने जो है ना बोने लोगों को, कमतर लोग, यानी ये सबसे ऊपर हो, ये सब ज्यादा लाइमलाइट के अंदर हो, ये एक तो ये पसंद करता है। दूसरा, इसका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है, यानी ये इतना सेल्फ सेंट्रिक है और वो हर टाइम ये पसंद करता है कि ग्लोबली उसके ऊपर हेडलाइंस लग रही हो, मीडिया बस उसी को डिस्कस कर रहा हो, उसकी बातें डिस्कस हो रही हो। अब उसका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो हर टाइम खुद ही मीडिया के ऊपर आता है और हर टाइम कोई ऐसी बात करेगा जो पूरी दुनिया में डिस्कस हो। इसकी पहली टर्म के अंदर भी यही कुछ होता रहा, यानी वो कैलकुलेटेड तरीके से। अब देखें ना कि अमेरिकी सदर जो है वो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं होता कि वो हर टाइम खबरों के अंदर रहे या वो लाइमलाइट के अंदर रहे। उसने कैलकुलेटेड बात करनी होती है, एक इफेक्टिव बात करनी होती है। जैसे चाइना और रशिया आप उनको देखते हैं, बाकी दुनिया की लीडरशिप्स भी ऐसे बात करती हैं। वो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है कि हर टाइम खबरों के अंदर रहे, वैसे भी तो खबरों के अंदर ही होता है। तो ऐसी इलॉजिकल
और कैलकुलेशन से हट के एक बात कर दी, फिर कहा नहीं मेरा तो मतलब ऐसे नहीं ऐसे था, फिर अगले पहर जो है वो कोई और बात कर दी, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो फिर आप देखें ये मीडिया से अगर खुद बात करेगा, इसका कोई तर्जुमान नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट वो बेमानी हो चुका है, ट्रंप ही ट्रंप है। अब स्टेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या कह रहा है किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस क्या कह रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो दो इतने बड़े आला ओहदेदार हैं और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, ट्रंप ही ट्रंप है हर तरफ। तो ये जो सेल्फ सेंट्रिक और लाइमलाइट के अंदर हर टाइम रहना और हेडलाइंस के अंदर हर टाइम रहना, वो ये कह रहे हैं कि ये क्राइसिस ही पैदा होंगे। भाई जो बंदा रियलिटी से हटकर सिर्फ इस बात के ऊपर उसका फोकस है या साइकोलॉजिकली वो इस तरह सोचता है, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। और फिर एक वो जो एक बिजनेसमैन वाली सोच है, अब जैसे उन्होंने खुद कहा कि रियल एस्टेट डील होगी, ग्रीनलैंड को भी खरीदेंगे। भाई दुनिया में आपने सोचा किसी मुल्क को खरीदा जाता है। गजा में आप देखिए क्या खबर आ रही है, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है, और इजरायली एक्सट्रीमिस्ट के आप काम देखें, ट्रंप पीछे दौड़ चुका है। इजरायली एक्सट्रीमिस्ट क्या कर रहे हैं, वो वहां पर मीटिंग हुई है कि ट्रंप का जो प्लान है इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो वहां पर बुनियादी आइडिया ये रखा गया है कि एक पोर्ट बनाया जाए और एक एयरपोर्ट बनाया जाए, एक बंदरगाह और एक एयरपोर्ट बनाया जाए जिसके जरिए फलस्तीन को निकाला जाएगा। वो ट्रंप तो कहीं और जा चुका है, कल तक आप देखेंगे उसकी तोपों का रुख कहीं और हो चुका होगा। तो वो उधर पोर्ट और एयरपोर्ट जब डिस्कस कर रहे हैं जहां पर रेजिस्टेंस मौजूद है लोग, और वो उन्होंने मौत कबूल कर ली, सॉलिलैंड को नहीं छोड़ा, वो जनाब बंदरगाह के जरिए। अभी ट्रंप ने मजीद असला जो वो अप्रूव किया $7 बिलियन का, जिसमें सेल्स ऑफ बॉम्ब्स है, गाइडेंस किट्स है, फ्यूजेस हैं और हेल्प फायर मिसाइल हैं। 3000 हेल्प फायर मिसाइल दिए जाएंगे, 18,000 एयरक्राफ्ट बॉम्ब्स जो है वो दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि व्हाइट हाउस असेस मिडिल ईस्ट कंडीशंस, प्रायोरिटीज अराउंड द वर्ल्ड एंड हाउ टू रीडिप्लॉय फोर्सेस। इसके साथ साथ अमेरिकी फोर्सेस क्या मिडिल ईस्ट में रहेंगी, कितनी रहेंगी, मजीद भेजी जाएंगी, दुनिया में कहां कहां फोर्सेस निकाली जानी है, रखनी है, तो वो भी असेस हो रहा है। ये काफी इंपैक्टफुल चीज है कि अगर कहीं फौजी आती हैं या कहीं से निकाली जाती हैं जैसा कि सीरिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस वक्त की जनाब ओवरऑल सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी। अपनी राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।